हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आज क्लास में। जैसे आपको पता है क्रैश कोर्स शुरू हो चुका है और ये क्रैश कोर्स उन बच्चों के लिए काफी महत्वपूर्ण है जिनकी तैयारी किसी कारणवश नहीं हो पाई है। तो ये वीडियो उनके लिए काफी महत्वपूर्ण है। क्रैश कोर्स के माध्यम से सभी विषयों का यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जा रहा है ताकि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी हो सके और आप 2021 बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छे नंबर ला पाए। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सामाजिक विज्ञान के 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे जो 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। तो इस 30 प्रश्न में से अगर जो भी आपको प्रश्न याद नहीं होगा उसे आप लोग क्या कीजिएगा, नोटबुक पे लिख के याद कर लीजिएगा। और क्रैश कोर्स का क्लास यहाँ पे रात 8 बजे चलता है, तो 8 बजे हमसे लाइव जुड़ के आप लोग क्रैश कोर्स का क्लास कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ पे पहले नंबर प्रश्न से। पहला प्रश्न है यहाँ पे कि विकसित राज्यों की क्या अधिक होती है। जो विकसित राज्य होते हैं उनकी क्या अधिक होती है आपको बताना है। ए ऑप्शन है प्रति व्यक्ति आय, बी ऑप्शन है पूंजी निर्माण दर, सी ऑप्शन है यहाँ पे वस्तु का मूल्य, डी ऑप्शन है सेवाओं का मूल्य। तो यहाँ पे बताना है कि जो विकसित राज्य होते हैं उनकी क्या अधिक होती है। तो विकसित राज्यों की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, दूसरा प्रश्न है जिस देश की राष्ट्रीय आय बहुत ही कम होती है उसे क्या कहते हैं। यहाँ पे बताना है कि जिस देश की राष्ट्रीय आय बहुत ही कम होता है उसे क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है यहाँ पे अविकसित, बी ऑप्शन है यहाँ पे विकसित, सी ऑप्शन है अर्ध विकसित, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे बताना है कि जिस देश की राष्ट्रीय आय बहुत ही कम होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे अविकसित बोला जाता है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, विकसित देश बोलते हैं। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 3 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी पर कितना प्रतिशत जल पाया जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पृथ्वी पर कितना प्रतिशत जल पाया जाता है। ए ऑप्शन है 60%, बी ऑप्शन है 71%, सी ऑप्शन है 65%, डी ऑप्शन है यहाँ पे 50%। तो पृथ्वी पर कितना प्रतिशत जल पाया जाता है आपको बताना है। तो पृथ्वी पर यहाँ पे 71% जल पाया जाता है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और 29% क्या पाया जाता है, यहाँ पे स्थल पाया जाता है। और 71% क्या पाया जाता है, जल पाया जाता है। इसीलिए जो पृथ्वी है उसे नीला ग्रह बोला जाता है। और नीला ग्रह क्यों बोला जाता है, क्योंकि पृथ्वी पर पानी सबसे अधिक पाया जाता है। इसीलिए पृथ्वी को जब हम चंद्रमा या अंतरिक्ष से देखते हैं तो वो कैसा दिखाई देता है, हमको नीला दिखाई देता है। इसलिए पृथ्वी को कौन सा ग्रह बोला जाता है, नीला ग्रह बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे जल की मात्रा बहुत ही अधिक है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 4 नंबर प्रश्न है, भारत का पता किसने लगाया। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत का खोज किसने किया। इसका मतलब यही हुआ, ए ऑप्शन यहाँ पे मैगलन, बी ऑप्शन है कोलंबस, सी ऑप्शन है वास्को डी गामा, डी ऑप्शन है यहाँ पे हेनरी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत का पता किसने लगाया, यानी भारत का खोज किसने किया। तो भारत का खोज किसने किया था, वास्को डी गामा किया था। और कब किया था, तो यहाँ पे 1498 ईस्वी में किया था ये भारत का खोज। तो भारत का खोज किसने किया था, वास्को डी गामा किया था। एक और प्रश्न आता है यहाँ पे कि अमेरिका का खोज किसने किया था। तो अमेरिका का खोज किसने किया था, कोलंबस ने किया था। तो ये भी आप लोग साथ में याद रखिएगा। लेकिन ये डेट काफी महत्वपूर्ण है कि भारत का पता किसने लगाया था, तो वास्को डी गामा ने लगाया था। और कब लगाया था, तो 1498 ईस्वी में। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 7 नंबर प्रश्न है, समवर्ती सूची में रखा गया है। समवर्ती सूची में किसे रखा गया है आपको बताना है। ए ऑप्शन है यहाँ पे राज्य को, बी ऑप्शन है केंद्र और राज्य दोनों को, सी ऑप्शन है केंद्र को, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो समवर्ती सूची में किसे रखा गया है आपको बताना है। तो समवर्ती सूची में यहाँ पे केंद्र और राज्य दोनों को रखा गया है, क्योंकि जो समवर्ती सूची में आते हैं उस पे केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों अपना नियम लगा सकता है। इसीलिए यहाँ पे देखिए समवर्ती सूची एक बनाया गया है। और समवर्ती सूची में कौन कौन होते हैं, तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही होते हैं। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 8 नंबर प्रश्न है, भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कि भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। ए ऑप्शन है यहाँ पे 1950 ईस्वी, बी ऑप्शन है 1951 ईस्वी, सी ऑप्शन है 2015 ईस्वी, डी ऑप्शन है यहाँ पे 1955 ईस्वी। तो भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो भारत में नीति आयोग की स्थापना 2015 ईस्वी में की गई थी। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो नीति आयोग है
इसका पुराना नाम क्या है? तो नीति आयोग का यहाँ पे पुराना नाम क्या है? योजना आयोग है। यहाँ पे देखिए नीति आयोग का पुराना नाम क्या है? तो ये योजना आयोग है। और योजना आयोग का स्थापना कब हुआ था? तो योजना आयोग का स्थापना यहाँ पे 15 मार्च 1951 में हुआ था। तो ये भी आपको याद रखना है। और जो नीति आयोग होते हैं जिसका यहाँ पे पुराना नाम योजना आयोग है, तो इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो जो अभी वर्तमान के जो प्रधानमंत्री होते हैं वही नीति आयोग या योजना आयोग के यहाँ पे क्या होते हैं? अध्यक्ष होते हैं। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पे प्रश्न था कि नीति आयोग का स्थापना कब हुआ था? तो नीति आयोग का स्थापना यहाँ पे कब हुआ था? 2015 में। और नीति आयोग का पुराना नाम क्या है? तो योजना आयोग है। और योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1951 में हुआ था। और यहाँ पे देखिए नीति आयोग के यहाँ पे अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। यानी यहाँ पे ये भी सभी प्रश्न आपको याद रखना है। ये देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 9 नंबर प्रश्न है, झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो झारखंड का झरिया क्षेत्र है उसमें मुख्यतः क्या पाया जाता है? ए ऑप्शन है थोरियम, बी ऑप्शन है रेशम, सी ऑप्शन है सोना, डी ऑप्शन है यहाँ पे कोयला। तो जो झारखंड का झरिया क्षेत्र है उसमें मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो उसमें मुख्यतः क्या पाया जाता है? कोयला ही पाया जाता है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और भारत का कौन ऐसा राज्य है जहां पे कोयला सबसे अधिक होता है? तो भारत का जो झारखंड राज्य है वहां पे कोयला सबसे अधिक होता है। पूरे भारत में कोयला सबसे अधिक कहां पे होता है? तो झारखंड में होता है। और झारखंड में कहां पे होता है सबसे अधिक? तो झरिया जो क्षेत्र है उसमें कोयला सबसे अधिक पाया जाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 10 नंबर प्रश्न है, ताड़ी विरोधी आंदोलन किस प्रांत से शुरू हुआ? जो ताड़ी विरोधी आंदोलन है वो बताना है कि किस प्रांत यानी किस राज्य से शुरू हुआ। ए ऑप्शन है बिहार, बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, सी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, डी ऑप्शन है यहाँ पे तमिलनाडु। तो ताड़ी विरोधी आंदोलन किस प्रांत से शुरू हुआ? तो ताड़ी विरोधी आंदोलन यहाँ पे आंध्र प्रदेश से शुरू हुआ। और ये ताड़ी विरोधी आंदोलन क्या था? तो ये जो ताड़ी लोग पीते हैं और शराब पीते हैं इसी के विरोध में महिलाओं ने यहाँ वहां पे आंदोलन निकाला था, ताड़ी विरोधी आंदोलन। तो ये ताड़ी विरोधी आंदोलन किससे संबंधित है? तो ताड़ी से है। और किससे है? शराबखोरी से है। तो और ये ताड़ी विरोधी आंदोलन कहां से शुरू हुआ था? तो ये आंध्र प्रदेश से शुरू हुआ था। ये परीक्षा में बार बार प्रश्न आता है तो इसे आप लोग याद रखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 11 नंबर प्रश्न है, नीति आयोग में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? जो नीति आयोग होती है उसमें सदस्यों की संख्या कितनी होती है? ए ऑप्शन है 7, बी ऑप्शन है 8, सी ऑप्शन है 5, डी ऑप्शन है 9। तो नीति आयोग में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो नीति आयोग में सदस्यों की संख्या 8 होती है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जो नीति आयोग होता है उसका अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होते हैं। एक बार फिर बता देते हैं हम आपको कि नीति आयोग के यहाँ पे अध्यक्ष कौन होते हैं? तो वो कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 12 नंबर प्रश्न है कि गोल घर किस उद्देश्य से बनाया गया था? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि गोल घर कहाँ है। तो गोल घर कहाँ है? यहाँ पे पटना में स्थित है। और यहाँ पे देखिए जो गोल घर बनाया गया था वो किस उद्देश्य से बनाया गया था? ए ऑप्शन है यहाँ पे सैनिकों को रखने के लिए, बी ऑप्शन है अस्त्र शस्त्र रखने के लिए यानी हथियार रखने के लिए, सी ऑप्शन है अनाज रखने के लिए, डी ऑप्शन है पूजा करने के लिए। तो जो पटना में गोल घर बनाया गया था वो किस लिए बनाया गया था? तो अनाज का भंडारण करने के लिए बनाया गया था, अनाज को रखने के लिए बनाया गया था। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 14 नंबर प्रश्न है, वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? यहाँ पे आपको बताना है कि वर्तमान यानी अभी में जो नेपाल की शासन प्रणाली है वो कैसी है। ए ऑप्शन है यहाँ पे लोकतांत्रिक, बी ऑप्शन है यहाँ पे राजतंत्र, सी ऑप्शन है सैनिक तंत्र, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले आपको लोकतंत्र समझना पड़ेगा। तो लोकतंत्र में क्या होता है कि एक उम्मीदवार होता है, उसको लोग वोट देके उसे चुनते हैं। राजतंत्र में क्या होता है कि जो वहां का जिस देश का अगर जिस भी देश में राजतंत्र होगा तो वहां पे राजा का शासन होगा और राजा का लड़का फिर अगला राजा बनेगा, फिर उसका लड़का फिर अगला राजा बनेगा और वही देश चलाएगा। लेकिन लोकतंत्र में ऐसे नहीं होता है। इसमें क्या होता है, लोग खड़े होते हैं और जनता अपने हिसाब से यहाँ पे अपना प्रधान चुनती है, अपना राष्ट्रपति चुनता है, अपना प्रधानमंत्री चुनता है और वो लोग क्या करते हैं, देश चलाते हैं। तो इसमें जनता मेन होती है और राजतंत्र में राजा ही मेन होता है।
तो यहाँ पे आपको बताना है कि वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है। तो वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली यहाँ पे लोकतांत्रिक है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और यहाँ पे 10 साल पहले ही क्या था, जो नेपाल था यहाँ पे राजतंत्र था, वहां राजा का शासन था 10 साल पहले। लेकिन अब क्या हो गया है यहाँ पे कि लोकतंत्र, इसके लिए आंदोलन हुआ और यहाँ पे नेपाल में यहाँ पे क्या हुआ कि लोकतांत्रिक स्थापना हुआ लोकतंत्र का। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 15 नंबर प्रश्न है, पशुपालन और मत्स्य पालन किस क्षेत्र का अंग है। यहाँ पे बताना है कि जो पशुपालन है और मत्स्य पालन है वो किस क्षेत्र का अंग है। ए ऑप्शन है प्राथमिक क्षेत्र का, बी ऑप्शन है द्वितीय क्षेत्र का, सी ऑप्शन है तृतीय क्षेत्र का, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पशुपालन और मत्स्य पालन किस क्षेत्र का अंग है। तो जो पशुपालन होता है और मत्स्य पालन होता है वो कृषि क्षेत्र में आता है, यानी वो प्राथमिक क्षेत्र में आएंगे, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जो पशुपालन और मत्स्य पालन होता है वो किस क्षेत्र का अंग है, तो वो प्राथमिक क्षेत्र का अंग है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न है, किस फसल को उजला सोना कहा जाता है। ये भी काफी महत्वपूर्ण है कि किस फसल को उजला सोना कहा जाता है। ए ऑप्शन है गन्ना को, बी ऑप्शन है कपास को, सी ऑप्शन है ईख को, डी ऑप्शन है यहाँ पे जूट को। तो किस फसल को उजला सोना कहा जाता है, तो किस फसल को उजला सोना कहा जाता है, कपास जो है उसको उजला सोना बोला जाता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और कपास के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है, तो जो काली मिट्टी होती है वो कपास के लिए काफी उपयुक्त होती है, काली मिट्टी पे कपास सबसे अधिक होता है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 17 नंबर प्रश्न है, सबसे पहले भूमिगत रेल कहाँ चला था। यहाँ पे बताना है कि जो सबसे पहले भूमिगत यानी जमीन के अंदर रेल कहाँ चला था। ए ऑप्शन है यहाँ पे लंदन, बी ऑप्शन है पेरिस, सी ऑप्शन है न्यूयॉर्क, डी ऑप्शन है यहाँ पे चीन। तो सबसे पहले भूमिगत रेल कहाँ चला था आपको बताना है। तो सबसे पहले भूमिगत रेल कहाँ पे चला था, लंदन में चला था, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर यही पूछ दे कि भारत में सबसे पहले भूमिगत रेल कहाँ पे चला था, तो भारत में सबसे पहले भूमिगत रेल कोलकाता में चला था, जिसे हम लोग मेट्रो के नाम से जानते हैं। तो भारत में सबसे पहले भूमिगत रेल कोलकाता में चला था, और दुनिया में सबसे पहले भूमिगत रेल कहाँ पे चला था, तो लंदन में चला था। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 18 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय जनता दल पार्टी का गठन कब हुआ था। जो राष्ट्रीय जनता दल है आरजेडी, यहाँ पे क्या आरजेडी, तो आरजेडी जो पार्टी है उसका गठन कब हुआ था आपको बताना है। ए ऑप्शन है यहाँ पे 2000, बी ऑप्शन है 1999, सी ऑप्शन है 1997, डी ऑप्शन है 1996। तो राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी का गठन कब हुआ था, तो इसका गठन कब हुआ था, 1997 ईस्वी में हुआ था, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि राष्ट्रीय जनता दल का पार्टी का स्थापना कब हुआ था, तो 1997 ईस्वी में हुआ था। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए पूछा है कि अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं। जो अर्थव्यवस्था होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं आपको बताना है। ए ऑप्शन है 3 प्रकार के, बी ऑप्शन है 4 प्रकार के, सी ऑप्शन है 2 प्रकार के, डी ऑप्शन है 5 प्रकार के। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं। तो अर्थव्यवस्था यहाँ पे 3 प्रकार के होते हैं, तो इसे आपको क्या रखना है, यहाँ पे याद रखना है। पहला होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा होता है साम्यवादी अर्थव्यवस्था, और तीसरा क्या होता है यहाँ पे मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो यहाँ पे देखिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का कौन सा देश उदाहरण है, तो जो अमेरिका है वो क्या है यहाँ पे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। साम्यवादी अर्थव्यवस्था का उदाहरण कौन सा देश है, तो चीन है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था का जो यहाँ पे उदाहरण देश है वो कौन है, यहाँ पे इंडिया है, यानी भारत है अपना। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था, ये भी प्रश्न आता है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था किस देश में पाया जाता है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत में पाया जाता है। और यहाँ पे पूंजीवादी अमेरिका में पाया जाता है, और साम्यवादी यहाँ पे चीन में पाया जाता है। तो आपको याद रखना है कि अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं, तो अर्थव्यवस्था 3 प्रकार के होते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 20 नंबर प्रश्न है, चाय उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान कौन सा है। यहाँ पे बताना है कि जो चाय होता है, चाय की पत्ती उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान कौन सा है चाय उत्पादन में। देखिए इसके पहले यहाँ पे
भारत की यहाँ पे स्थान था वो सबसे पहले कितने नंबर पे था, 1 नंबर पे था। लेकिन अब क्या हो गया है, जो चीन है वो भारत से अधिक चाय उत्पादन कर रहा है। तो अब यहाँ पे देखिए जो चीन है वो 1 नंबर पे आ गया है और भारत कितने नंबर पे घसक के चला गया है, यहाँ पे 2 नंबर पे। चीन से पहले कौन सा देश 1 नंबर पे था, तो जो भारत था वो 1 नंबर पे था। लेकिन अभी फिलहाल में क्या हुआ है कि जो चीन है वो भारत से आगे निकल गया है चाय उत्पादन में। नहीं, सबसे अधिक चाय उत्पादन कहाँ पे होता है, तो चीन में होता है। और दूसरे नंबर पे कहाँ पे होता है, तो भारत में होता है। तो यहाँ पे पूछा है कि चाय उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान कौन सा है, तो भारत का स्थान दूसरा है। अगर पहला पूछे तो पहला किस देश का है, तो चीन का है। तो आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे देखिए 21 नंबर प्रश्न है, जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू। यहाँ पे आपको बताना है जो जेडीयू है यानी जनता दल यूनाइटेड का चुनाव चिन्ह क्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि जनता दल यूनाइटेड है पार्टी, उसका चुनाव चिन्ह क्या है। ए ऑप्शन है यहाँ पे कमल का फूल, बी ऑप्शन है हाथ का पंजा, सी ऑप्शन है यहाँ पे लालटेन, डी ऑप्शन है यहाँ पे साइकिल। तो यहाँ पे देखिए जो जेडीयू है, यहाँ पे आपको बताना है कि जो जेडीयू है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। जो जनता दल यूनाइटेड का चुनाव चिन्ह है वो क्या है, अब सही हो गया है। यहाँ पे ए ऑप्शन है कमल का फूल, बी ऑप्शन है हाथ का पंजा, सी ऑप्शन है लालटेन, डी ऑप्शन है यहाँ पे तीर। तो यहाँ पे देखिए जो जनता दल यूनाइटेड है यानी जेडीयू है, जो जनता दल यूनाइटेड है उस पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है, तो उस पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है, तीर छाप है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जो आरजेडी पार्टी है, आरजेडी, यहाँ पे देखिए जो जनता दल यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे आरजेडी पार्टी है उसका यहाँ पे चुनाव चिन्ह कौन सा है, यहाँ पे लालटेन छाप है। और हाथ का पंजा छाप किसका है, तो जो कांग्रेस पार्टी है उसका यहाँ पे चुनाव चिन्ह क्या है, हाथ का पंजा छाप। और जो बीजेपी है यानी भारतीय जनता पार्टी है उसका यहाँ पे चुनाव चिन्ह क्या है, यहाँ पे कमल का फूल है। तो ये सभी आपको याद रखना है क्योंकि चुनाव चिन्ह से भी प्रश्न आप में बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और 2021 बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। तो ये सभी आपको यहाँ पे याद रखना है। ये देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए 22 नंबर प्रश्न है, अंकोर वाट का मंदिर किस देवता को समर्पित है। जो अंकोर वाट का मंदिर है, सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ पे स्थित है। तो अंकोर वाट का मंदिर कहाँ पे स्थित है, कंबोडिया में स्थित है। और अंकोर वाट का मंदिर किसने बनवाया था, तो अंकोर वाट का मंदिर यहाँ पे सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनाया था। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो जो अंकोर वाट का मंदिर है कंबोडिया में स्थित है, वो मंदिर किस हिंदू देवता को यहाँ पे समर्पित है। ए ऑप्शन है विष्णु, बी ऑप्शन है शिव, सी ऑप्शन है इंद्र, डी ऑप्शन है यहाँ पे राम। अंकोर वाट का मंदिर किस देवता को समर्पित है, तो अंकोर वाट का मंदिर यहाँ पे विष्णु जी को समर्पित है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 23 नंबर प्रश्न है, रबी फसल कब बोई जाती है। जो रबी फसल है, रबी फसल जैसे यानी गेहूं हो गया, तो गेहूं कब बोया जाता है, आपको यहाँ पे बताना है कि जो रबी फसल होते हैं वो कब बोए जाते हैं। ए ऑप्शन है यहाँ पे मार्च अप्रैल, बी ऑप्शन है जून जुलाई, सी ऑप्शन है यहाँ पे अक्टूबर नवंबर, डी ऑप्शन है यहाँ पे जनवरी फरवरी। काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो रबी फसल होते हैं वो कब बोई जाती है। तो रबी फसल कब बोए जाते हैं, तो अक्टूबर नवंबर में बोए जाते हैं। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और इसी में ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि खरीफ फसल कब बोया जाता है। जैसे खरीफ फसल हो गया यहाँ पे चावल, तो खरीफ फसल कब बोया जाता है, तो जून जुलाई में यहाँ पे बोया जाता है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। अगर खरीफ फसल पूछे तो कब बताना है कि कब बोया जाता है, तो जून जुलाई में। लेकिन यहाँ पे पूछा था कि रबी फसल कब बोया जाता है, तो रबी फसल कब बोया जाता है, यहाँ पे अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 24 नंबर प्रश्न है, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। जो बिहार था उसमें संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। ए ऑप्शन है मोरारजी देसाई, बी ऑप्शन है नीतीश कुमार, सी ऑप्शन है इंदिरा गांधी, डी ऑप्शन है यहाँ पे जयप्रकाश नारायण। तो यहाँ पे बताना है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण जी ने किया था। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 25 नंबर प्रश्न है, अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का क्या किया। जो अंग्रेज थे वो भारतीय अर्थव्यवस्था का क्या किए। ए ऑप्शन यहाँ पे दोहन, बी ऑप्शन है पोषण, सी ऑप्शन है शोषण, डी ऑप्शन है ए और सी दोनों। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का क्या किया। तो अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का क्या किया, यहाँ पे दोहन भी किया और शोषण भी किया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
डी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा कि जो अंग्रेज थे वो भारतीय अर्थव्यवस्था का यहाँ पे दोहन भी किए और शोषण भी किए, यानी यहाँ पे ए और सी क्या हो जाएगा, यहाँ पे दोनों ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 26 नंबर प्रश्न है, काफी महत्वपूर्ण है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? यहाँ पे बताना है कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है जिसका चुनाव चिन्ह क्या है, पंजा छाप है, इसका पहला अध्यक्ष कौन थे? ए ऑप्शन यहाँ पे ए.ओ. ह्यूम, बी ऑप्शन है W.C. बनर्जी, सी ऑप्शन है यहाँ पे बदरुद्दीन तैयब जी, डी ऑप्शन है यहाँ पे एनी बेसेंट। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो W.C. बनर्जी थे, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थे उसके पहले अध्यक्ष कौन थे? यहाँ पे W.C. बनर्जी थे। एक ये भी प्रश्न आता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के यहाँ पे संस्थापक कौन है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन है? ए.ओ. ह्यूम है, तो ये भी आपको याद रखना है। और यहाँ पे देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अगर पूछ दे कि पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। और एक ये भी प्रश्न पूछ दे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? एनी बेसेंट है। तो इन्हें भी आपको क्या रखना है, याद रखना है। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 27 नंबर प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वो कब हुआ था आपको यहाँ पे बताना है। ए ऑप्शन है यहाँ पे 13 अप्रैल 1919, बी ऑप्शन है 14 अप्रैल 1919, सी ऑप्शन है 15 अप्रैल 1919, डी ऑप्शन है यहाँ पे 16 अप्रैल 1919। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था आपको बताना है। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड यहाँ पे 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, जिसमें हजारों लोग मारे गए थे, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जालियांवाला बाग हत्याकांड में किसने ऑर्डर दिया था लोगों पर गोली चलाने के लिए? तो जनरल ओ डायर ने यहाँ पे गोली चलाने का ऑर्डर दिया था और करीब करीब 1500 राउंड गोली चला था, जिसमें हजारों आदमी मारे गए थे। उसके बाद इस घटना को जांच करने के लिए कौन सी समिति बनाई गई थी? तो हंटर समिति बनाई गई थी। तो ये भी प्रश्न आता है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किस समिति का गठन किया गया था? तो हंटर समिति का गठन किया गया था। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। तो यहाँ पे प्रश्न था कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 28 नंबर प्रश्न है, 17वीं लोकसभा चुनाव कब हुआ था? जो 17वीं लोकसभा चुनाव हुआ है अभी हाल में ही, तो वो कब हुआ है? ए ऑप्शन है 2020 में, बी ऑप्शन है 2019 में, सी ऑप्शन है 2018 में, डी ऑप्शन है यहाँ पे 2014 में। तो 17वीं लोकसभा चुनाव अभी हाल ही में हुआ है। तो 17वीं लोकसभा चुनाव कब हुआ है आपको बताना है। तो 17वीं लोकसभा चुनाव 2019 में हुआ है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि 16वीं लोकसभा चुनाव कब हुआ था? तो 16वीं लोकसभा चुनाव कब हुआ था? 2014 में हुआ था, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 29 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय आय के अंतर्गत शामिल है। यहाँ पे बताना है कि जो राष्ट्रीय आय होता है उसके अंतर्गत क्या क्या शामिल है। ए ऑप्शन है यहाँ पे वस्तुओं का मूल्य, बी ऑप्शन है सेवाओं का मूल्य, सी ऑप्शन है यहाँ पे वस्तुओं और सेवाओं दोनों का मूल्य, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि राष्ट्रीय आय के अंतर्गत क्या शामिल होता है। तो राष्ट्रीय आय के अंतर्गत वस्तुओं का भी मूल्य यहाँ पे शामिल होता है और सेवाओं का भी मूल्य शामिल होता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। वस्तुओं और सेवाओं दोनों का मूल्य इसमें क्या होता है, शामिल होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 30 नंबर प्रश्न है, भारत में सांसद बनने के लिए न्यूनतम उम्र क्या होनी चाहिए। अगर भारत में किसी को सांसद बनना है तो उनके लिए कम से कम यानी न्यूनतम उम्र क्या होनी चाहिए। ए ऑप्शन है 20 वर्ष, बी ऑप्शन है 25 वर्ष, सी ऑप्शन है 18 वर्ष, डी ऑप्शन है यहाँ पे 23 वर्ष। तो भारत में यहाँ पे देखिए सांसद बनने के लिए न्यूनतम उम्र क्या होनी चाहिए। तो भारत में सांसद बनने के लिए न्यूनतम उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगर आपको पूछ दे कि भारत में मतदाता होने के लिए न्यूनतम उम्र क्या होनी चाहिए, यानी वोट देने का अधिकार आपको कब मिलता है, तो जब आप 18 साल के हो जाते हैं तब आपको वोट देने का अधिकार मिलता है। ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि अगर आपको मुखिया बनना हो तो आपके लिए न्यूनतम उम्र क्या होनी चाहिए।
तो जब आप मुखिया बनिएगा तो उसके लिए न्यूनतम उम्र क्या होनी चाहिए, 18 वर्ष ही होनी चाहिए। तो ये सभी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण था, तो इसे आप लोग को याद रखना है कि भारत में सांसद बनने के लिए न्यूनतम उम्र क्या होनी चाहिए। तो भारत में सांसद बनने के लिए न्यूनतम उम्र यहाँ पे आपको 25 वर्ष का होना आपका जरूरी है, तभी आप सांसद बन सकते हैं। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और ये रहा आपका होमवर्क प्रश्न। 30 प्रश्न हम आपको बता चुके हैं जो काफी महत्वपूर्ण है। अगर आप लास्ट में जुड़े हैं तो 30 प्रश्न फिर से शुरू करके देख लीजिएगा, तो आपका बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि जो 30 प्रश्न करवाए हैं वो काफी ही महत्वपूर्ण है। और ये रहा आपका होमवर्क प्रश्न। होमवर्क प्रश्न है, क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिमाण है। यहाँ पे काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी, कि क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिमाण क्या है। ए ऑप्शन है अपने क्षेत्र से लगाओ, बी ऑप्शन है राष्ट्रीय एकता, सी ऑप्शन है अलगाववाद, डी ऑप्शन है यहाँ पे राष्ट्रीय। तो जो भी आपका यहाँ पे आंसर सही हो वो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा। आप कमेंट कीजिएगा तो उसका रिप्लाई हम तुरंत देते हैं। आपको पता है, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को आप लोग जरूर लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर आप शेयर कीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन आता है उसको ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। और सुबह 5 बजे आपका यहाँ पे लाइव टेस्ट होगा, तो आप लोग लाइव टेस्ट में आप लोग जरूर हिस्सा लीजिए और अपना स्कोर चेक कीजिए कि आपका स्कोर कितना आ रहा है 30 प्रश्नों में से। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं सुबह में, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर एंड बाय।